इमेजिन करो अगर आपका बचपन स्कूल और प्लेग्राउंड की जगह कचरे के ढेर में गुजरता। सोचो अगर आपका सबसे बड़ा सपना सिर्फ एक जोड़ी जूतों का होता, और सोचो अगर आपके नाम का मतलब इस ब्रह्मांड का राजा होता, लेकिन आप सबसे गरीब बच्चों में से एक हो। कुछ ऐसी ही कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग की, और ये कहानी हमें यह बताती है कि कैसे गरीबी बचपन को छीन लेती है। वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो कि अनीस जंग ने लिखी है। सबसे पहले हम इस स्टोरी के टाइटल को समझते हैं। स्प्रिंग सुन के सबसे पहले हमारे दिमाग में तो सीजन आता है, खुशियां आती है, ग्रोथ आती है, पर यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब है चाइल्डहुड, जो कि कई बच्चों ने खो दिया है। ये चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले पार्ट का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जो कि साहिब नाम के बच्चे की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार, और ये मुकेश नाम के बच्चे की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 1 को गहराई से समझते हैं। अब एक साहिब नाम का बच्चा होता है जिसका पूरा नाम होता है साहिब ए आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का राजा। पर रियलिटी में वो एक रैग पिकर होता है, मतलब कचरा उठाने वाला होता है। ओरिजिनली साहिब बांग्लादेश के ढाका का रहने वाला होता है, पर अब वो दिल्ली के सीमापुरी में रहता है। साहिब हर रोज अपने दोस्तों के साथ सीमापुरी के आसपास के इलाकों में कचरा उठाने जाता है, और वो ओथर के नेबरहुड में भी कचरा उठाने जाता है। ओथर साहिब और उसके दोस्तों को रोज देखती है, और एक दिन वो साहिब के पास आके उसको पूछती है, तुम ये काम क्यों करते हो? साहिब कहता है, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। ओथर कहती है, तुम स्कूल जाओ। तो साहिब बहुत ही उदास होकर बोलता है कि मेरे आसपास कोई भी स्कूल नहीं है, अगर होता तो मैं चले जाता। ये सुनने के बाद ऑथर मजाकिया टोन में कहती है कि अगर मैं एक स्कूल बनाऊं क्या तुम आओगे? ये सुनने के बाद साहिब की आंखें चमक जाती हैं, और वो खुशी से कहता है हाँ। अब कुछ देर बाद साहिब भागता भागता ऑथर के पास आता है, और वो कहता है क्या स्कूल बन गया? तो ऑथर कहती है कि स्कूल बनने में समय लगता है। और ये बोलने के बाद ऑथर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि उसने साहिब के साथ एक ऐसा वादा कर लिया था जो कि कभी पूरा नहीं होगा, और उसने साहिब को एक झूठी उम्मीद दे दी थी। अब देखो, ऐसे ही पावरफुल लोग गरीबों के साथ झूठे वादे करके उनको झूठी उम्मीद देते रहते हैं। अब ऑथर कहती है कि चाहे साहिब कचरा उठाता था, पर वो खुश था। वो कचरे में से यूजफुल चीजें ढूंढता रहता था। कई बार उसको वहां से कॉइन्स मिलते थे, कई बार उसको पैसे मिलते थे, और साहिब के लिए कचरा सोने के बराबर था। अब ऐसे ही एक दिन साहिब अपने दोस्तों के साथ कचरा उठा रहा होता है, और ऑथर उनसे बातें करती होती है। वो देखती है कि एक बच्चे ने चप्पल नहीं डाली होती है, तो वो कहती है तुमने चप्पल क्यों नहीं डाली? तो वो बच्चा एक अजीब सा एक्सक्यूज देता है कि मेरी माँ ने मुझे शेल्फ से उठा के चप्पल ही नहीं दी। और उसके साथ एक और बच्चा खड़ा होता है जिसने 2 अलग अलग शूज डाले होते थे, और वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। और एक तीसरा बच्चा होता है जो कहता है कि मुझे जूते चाहिए, उसने पूरी जिंदगी में अपने जूते नहीं पहने थे। इस सीन के बाद ऑथर कहती है कि मैंने इंडिया के कई गांव ट्रैवल किए हैं, और मैंने हर बार देखा है कि ऐसे पॉवर्टी भरी जगहों में बच्चे बिना चप्पल के घूमते हैं, और जब उनसे पूछा जाए वो कहते हैं कि ये ट्रेडिशन है हमारा। पर ऑथर कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, असलियत में वो चप्पल गरीबी के कारण नहीं पहनते हैं। तभी ऑथर रिकॉल करती है जब वो एक उदीपी नाम की जगह पर गई थी। वहां पर वो एक टेंपल में जाती थी, जहां पर वो देखती थी कि एक आदमी जो हर रोज आता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे जूते मिल जाएं। उसका फादर जो था वो एक पंडित था, और जूते उस आदमी के लिए एक सपना थे। अब 30 साल बाद ऑथर उसी जगह पर फिर से जाती है, और वो देखती है कि अब उस मंदिर में इतने लोग नहीं आते हैं। और वो देखती है कि जो पंडित है उसका बच्चा एक यूनिफॉर्म पहन के, सॉक्स पहन के और शूज पहन के घर आता है, और अपने बैग को फोल्डिंग बेड पे गिरा देता है। तो ऑथर कहती है 30 साल बाद इस जगह पर कुछ तो प्रोग्रेस हुआ। यहाँ पर जो आदमी प्रार्थना कर रहा था कि मुझे जूते चाहिए, अब उसके बच्चे के पास जूते हैं। अब चलिए सीमापुरी वापस चलते हैं, और सीमापुरी के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। सीमापुरी दिल्ली के बाहरले इलाकों में स्थित है, और यहाँ पर ज्यादातर वही लोग हैं जो कि बांग्लादेश से भाग के यहाँ पर आए हुए हैं। वो 1971 की वॉर के कारण यहाँ पर मूव हो गए थे। और सीमापुरी का हर एक आदमी मिट्टी के घरों में रहता था। यहाँ पर कोई भी पक्का घर नहीं था। इस जगह का हर एक आदमी गरीबी से सफर कर रहा था। इस इलाके में ना ही कोई ड्रेनेज थी, ना ही कोई सीवेज था, और ना ही साफ सुथरा पानी था। और यहाँ का हर एक आदमी कचरा उठाने का काम ही करता था। ऐसे एनवायरनमेंट पे रहने के बाद भी साहिब को इस काम से एक्साइटमेंट मिलती थी। वो कहता था कि आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन अ 10 रूपी नोट। और जब भी उसे कुछ ऐसी चीज मिलती थी तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था, और उसको ऐसी और चीजें ढूंढने की शक्ति मिलती थी और उम्मीद मिलती थी। अब देखा जाए तो ऐसे बच्चों के लिए कचरा एक खुशियों का जरिया था, पर उनके पेरेंट्स के लिए ये एक सर्वाइवल था। उनको ये करना ही पड़ता था इस जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए। अब सर्दियों के एक दिन में सुबह को साहिब एक टेनिस के प्लेग्राउंड के बाहर खड़ा होता है, और उसके पास ही ऑथर होती है, और वो हल्के से कहता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है, पर वो अंदर खेलने नहीं जाएगा। उसको देखने में ही बहुत खुशी मिलती है। बाद में वो ये भी एडमिट कर लेता है कि वो कई बार अंदर चले जाता है जब आसपास कोई भी नहीं होता, और जो इस प्लेग्राउंड का गेट कीपर होता है वो उसे कई बार अंदर जाने देता है,
है स्विंग यूज करने के लिए। इस टाइम पे ऑथर नोटिस करती है कि साहिब ने टेनिस शूज डाले होते हैं और उनमें से एक जूते में छेद होता है। ये वो जूते हैं जो एक अमीर बच्चे ने फेंक दिए थे, पर जो साहिब है वो बहुत ही गर्व के साथ उन्हें पहनता है। ये सीन असली गरीबी को दर्शाता है। अब ऑथर बताती है कि एक दिन फिर से उन्होंने साहिब को देखा, पर उस दिन साहिब के हाथ में वो प्लास्टिक वाला कचरे का बैग नहीं था, उसके हाथ में था एक स्टील का कैनिस्टर। अब साहिब को एक टी स्टॉल में नौकरी मिल चुकी है और उसको हर महीने के 800 रुपए मिलते थे। साहिब को ऐसे देखने के बाद ऑथर सोचती है कि क्या साहिब को ये नौकरी पसंद होगी, पर जब वो साहिब का चेहरा देखती हैं, उन्हें दिखता है कि साहिब के चेहरे से वो रोशनी जा चुकी है। अब साहिब उतना खुश नहीं दिखता था, क्योंकि साहिब के हाथ में जो प्लास्टिक का बैग हुआ करता था वो उसका अपना था, पर अब जो उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है वो टी शॉप के ओनर का है। अब साहिब अपना मास्टर नहीं था, उसकी जो फ्रीडम थी वो जा चुकी थी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अब सेकंड पार्ट को समझने के लिए हमें फिरोजाबाद जाना पड़ेगा। अब जो फिरोजाबाद है ये चूड़ियां बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है, और इसी फिरोजाबाद में एक मुकेश नाम का लड़का रहता है जो कि चूड़ियां बनाने वाली फैमिली को ही बिलोंग करता है, पर उसका एक ही सपना होता है कि उसको गाड़ी चलानी है। मुकेश एक बहुत ही डिटरमाइंड लड़का होता है। मुकेश चूड़ियों का काम नहीं करना चाहता है, वो अपना मास्टर खुद बनना चाहता है। वो हमेशा कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, पर जब उससे पूछा जाए क्या तुम्हें कार के बारे में पता है, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगा। अब फिरोजाबाद इंडिया की बैंगल इंडस्ट्री का सेंटर है। अब इस जगह पर काफी परिवार सदियों से बैंगल बनाने का काम करते आ रहे हैं। ये शहर बाहर से तो बहुत ही सुंदर दिखता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर और कलरफुल चूड़ियां बन रही हैं, पर असलियत में ये शहर के अंदर ऐसी अंधेरी गलियां हैं जहाँ पर फर्नेसेस यानी कि भट्टियां हमेशा जलती रहती हैं, और वहां पर लोग हमेशा इस अंधेरे में काम करते रहते हैं। वहां पर कोई भी अच्छी वेंटिलेशन नहीं है, मतलब सांस लेना भी वहां पर बहुत ही मुश्किल होता है। मुकेश एक ऐसी जगह पे रहता था। अब मुकेश एक दिन ऑथर को अपने घर ले जाता है। उसका घर हाफ बिल्ड होता है, मतलब एक पूरे तरीके से बना नहीं होता है। और जब ऑथर उसके घर के अंदर एंटर करती हैं, वो देखती हैं कि उसके घर में एक ट्रेडिशनल चूल्हा था, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन पड़ा हुआ था, जिसके अंदर पालक बन रही थी, और उसके पास एक बहुत ही नाजुक सी औरत बैठी हुई थी, और वो औरत इस घर की बहू थी। ये जो लड़की थी ये मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। चाहे वो यंग थी, बट वो हमेशा बड़ों को रिस्पेक्ट शो करती थी। उनके ट्रेडिशन में ही होता है कि जब भी कोई एल्डर सामने आए तो उनको घूंघट ओढ़ लेना है, तो वो ऐसे ही करती थी, और ऑथर इस चीज को एक्सप्लेन करती हैं। और जो मुकेश के फादर थे वो एक बहुत ही गरीब बैंगल मेकर ही थे, जिन्होंने सबसे पहला काम टेलर का किया था, पर धीरे धीरे वो बैंगल के काम में घुस गए। अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बावजूद भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाए, और ना ही अपने बच्चों को पढ़ा पाए। उनको इस चीज का बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, और वो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां बनाना ही सिखा पाए। अब जो मुकेश की ग्रैंड मदर होती हैं, वो कहती हैं यही उसके कर्म है, इट इज हिज डेस्टिनी। मुकेश की ग्रैंड मदर ने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है, यही काम करते करते, और वो ये मानती है कि ये जो काम जनरेशन बाय जनरेशन चलता आ रहा है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। हम लोग एक बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं, और हम इस चीज को चेंज नहीं कर सकते, हमें ऐसा ही जीना होगा। अब फिरोजाबाद में सिर्फ यही एक ऐसा घर नहीं था जिसमें ये कुछ होता हो, वहाँ के ऑलमोस्ट सारे घर में ऐसी सिचुएशन ही थी। फिरोजाबाद की हर एक गली में रेडियो के ऊपर चूड़ियों का पहाड़ जाता हुआ आपको दिखेगा। वहाँ की हर एक गली में बॉयज एंड गर्ल्स काम करते हुए देखेंगे, मतलब चाइल्ड लेबर दिखेगा। और ऑथर चाइल्ड लेबर के बारे में भी बात करती है। वो कहती है कि अगर यहाँ पर कानून होता तो 20,000 बच्चे यहाँ से फ्री हो जाते, पर यहाँ पर वो काम करते रहते हैं, और बड़े होके उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि वो अंधेरे में ही काम करते रहते हैं। अब ऑथर बताती है कि उन्होंने एक सविता नाम की लड़की को देखा, जिसने एक पिंक ड्रेस डाली हुई थी, और वो छोटी सी लड़की भी चूड़ियां बना रही थी। और ऑथर कहती है कि वो जो चूड़ियां बना रही है उसे उसका मतलब भी नहीं पता होगा। चूड़ियों का मतलब होता है एक औरत का सुहाग, जिसका मतलब है एक मैरिड वुमेन की सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। और सविता जो चूड़ियां बना रही है, एक दिन ऐसे ही बनाते बनाते उसके हाथ में भी वो चूड़ियां आ जाएगी, और वो भी शादीशुदा हो जाएगी। और सविता के साथ एक बहुत ही बूढ़ी औरत भी बैठी होती है, जिसके हाथ में चूड़ियां होती हैं, पर उसके आंखों की रोशनी जा चुकी होती है, मतलब वो अंधी हो चुकी होती है। और वो औरत कहती है कि मैंने पूरी जिंदगी में कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया। और उसका जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि मुझे बैंगल्स बनाने के सिवाय और कुछ भी नहीं आता। ये सीन हंगर एंड पॉवर्टी को शो करता है कि कैसे फिरोजाबाद के हर एक घर में हंगर एंड पॉवर्टी थी। अब जो इस शहर का यूथ होता है वो अपने एल्डर्स को ही फॉलो करता है, जो उनके एल्डर्स करते आ रहे हैं वो उन्हीं को ही वापस रिपीट करते हैं, और ये करते करते उनके असली जो सपने होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ऑथर कहती है कि यहाँ के जो यंग मैन है वो एक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, एक ऐसे साइकिल में फंसे हुए हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। और एक दिन जो ऑथर होती है वो यंग मैन के पास जाती है, और वो उन्हें कहती है कि तुम अपना एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं ओपन कर लेते, मतलब अपना बिजनेस क्यों नहीं खोल लेते, मतलब मिडिल
मिडिल मैन को छोड़ के तुम सीधा चूड़ियां बेचना क्यों नहीं शुरू कर देते? ये सुनने के बाद वो यंग मैन कहते हैं कि पुलिस हमें मारेगी, वो हमें कोई इलीगल चीजों के कारण जेल के अंदर डाल देगी। हमारा कोई एक लीडर नहीं है, इसीलिए हमारे साथ वो ऐसा ही ट्रीट करेंगे और हमारे पेरेंट्स में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इस चीज को रेजिस्ट कर सके। तो बेहतर यही है कि हम ये चीज ना करें। अब ये सीन के बाद ऑथर दो अलग अलग दुनिया देखती हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें पुअर फैमिलीज रह रही हैं जो कि एक कास्ट के सर्कल में ही फंसी हुई हैं और काम करती रहती हैं, और दूसरी दुनिया शौखरों की है, मिडिल मैन की है, पुलिस की है या पॉलिटिशियन की है जो कि इनका यूज करते रहते हैं और अपना पैसा कमाते रहते हैं। पर ये सब चीजें होने के बावजूद भी मुकेश को एक रे ऑफ होप की तरह देखा जाता है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद भी मुकेश एक सपना देख के बैठा हुआ है। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और ऑथर कहती है कि चाहे गैराज बहुत दूर है, मुकेश चल के जाएगा, पर वहां पर जाएगा जरूर। और यही उम्मीद के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। अब हम इस चैप्टर के कुछ थीम्स को देख लेते हैं। सबसे पहला थीम है चाइल्ड लेबर। ये पूरे चैप्टर का मेन फोकस चाइल्ड लेबर ही है कि कैसे बच्चे गरीबी के कारण मजबूर हो जाते हैं काम करने के लिए। दूसरा थीम है गरीबी, कि कैसे गरीबी लोगों के सपने को चकनाचूर कर देती है और कैसे गरीबी बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। इस चैप्टर का तीसरा थीम है एक्सप्लॉयटेशन, कि कैसे पावरफुल लोग जो होते हैं वो गरीबों का इस्तेमाल करते रहते हैं और खुद अमीर होते रहते हैं, जिसके कारण जो गरीब है वो गरीब ही रहते हैं। लास्ट थीम है लॉस ऑफ चाइल्डहुड, कि कैसे वो बच्चे जो पूरा दिन काम करते रहते हैं वो अपना बचपन खो देते हैं। इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि सोसाइटी जो है वो चाइल्ड लेबर को इग्नोर करती है, और इस स्टोरी के माध्यम से ऑथर ने हमें चाइल्ड लेबर के बारे में अवेयर किया है। हमें यह भी सीखने को मिलता है कि पॉवर्टी कैसे बच्चों को मैच्योर बना देती है, क्योंकि उन्होंने बचपन तो देखा नहीं है, वो सीधा काम करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही वो बड़े हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं लगता। ये चैप्टर हमें यह भी बताता है कि कैसे सर्कमस्टेंसेस के कारण कई लोगों के सपने बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इन सब चीजों के बावजूद भी उम्मीद फिर भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मुकेश। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रहने के बावजूद भी मुकेश एक सपना देख के बैठा हुआ है और वो उसे पूरा करके ही रहेगा। और यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस पे कमेंट करें। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।